तो जनाब आपने वो सुना तो होगा कि एक गांव के कुएं के अंदर कोई मुर्दार जानवर गिर जाता है और गांव वाले जो है उस कुएं का सारा पानी निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उसके अंदर से स्मेल नहीं जाती, बू नहीं जाती। और फिर उनको ये कहा जाता है कि जब तक आप इसके अंदर से जानवर नहीं निकालेंगे ना, तब तक इसकी स्मेल नहीं जाएगी। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब अब सवाल एक तो ये उठते हैं कि काजी फायज ईसा साहब जो हैं, उनके चंद घंटे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज अ चीफ जस्टिस जो है वो बाकी हैं। उसके बाद उनको रिटायर होना है। काजी साहब के अगले प्लान्स क्या हैं उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्या काजी साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की वो जान छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे, इस पर बात करेंगे। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनके लिए जो जस्टिस मंसूर ने हलफ लेने से पहले ही एक इम्तिहान रखा है, उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ वो जो ये कहते थे कि ये 26वीं आईनी तरामीम जो है ये जमहूरियत के लिए की गई हैं या इनकी बालादस्ती के लिए की गई हैं और पार्लियामेंट सुपरमेसी के लिए की गई हैं, किसी एक फर्द के ना खिलाफ कुछ किया गया ना किसी के हक में किया गया, तो वो भांडा भी जो है वो अब फूट गया। अब शुरू कहाँ से करें जनाब? सबसे पहले शुरू फिर कर लेते हैं काजी फायज ईसा साहब से कि एक तो ये कि काजी फायज ईसा साहब क्या रिटायर हो रहे हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जान छोड़ देंगे? तो रिटायर तो जी वो हो रहे हैं और 25 तारीख रात 12 बजे के बाद वो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और उसके बाद अगले आने वाले चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या काजी साहब ने सिर्फ रिटायरमेंट ही ली है या जान ही छोड़ दिया? जान तब तक काजी साहब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहीं छूटेगी जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम का जो मुर्दार है वो कुएं में पड़ा रहेगा सुप्रीम कोर्ट के। काजी साहब जो हैं वो इनको डोनट्स मिलते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि जो काजी साहब के फैसले सुप्रीम कोर्ट पे असर डाल के गए हैं वो काजी साहब को तारीख बड़ी देर तक याद रखेगी, इतनी आसानी से नहीं भूलेगी। जैसे जस्टिस मुनीर को नहीं भूला गया, जैसे वैसे ही काजी साहब को भी नहीं भूला जाएगा। तो जब तक ये आईनी तरामीम वाले मामले पे कोई एक्शन नहीं होता और इसको वापस नहीं लिया जाता, काजी साहब की याद बार बार आती रहेगी सुप्रीम कोर्ट में और लोग जो है वो डोनट्स ही पेश करके जाएंगे। इसके अलावा कोई लफ्ज बोलना शायद मुनासिब नहीं लगता। अब अगर बात करें कि काजी साहब के इस मामले के साथ ही अगर जस्टिस मंसूर शाह साहब का आज का वो खत जोड़ लें तो उसमें जाते जाते जो धक्का मार दिया है, या अगर आप कह दें कि काजी साहब को जो लपेड़े कराए हैं जस्टिस मंसूर साहब ने वो अपने खत में करवाए हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि वो आपने जो गैर आईनी कमेटी बनाई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब को अपनी मर्जी से आप लेके आए एक सदारती रेफरेंस की बुनियाद पर, उसी सदारती रेफरेंस की बुनियाद पर जिसको आप पार्लियामेंट की तौहीन कहा करते थे, जब तक उस पर फुल कोर्ट का इजलास नहीं बुलाया जाता, उसकी तशरीह नहीं की जाती या उसको सही या गलत का फैसला नहीं होता, मैं किसी कमेटी में नहीं बैठूंगा। और आज भी उन्होंने ये कहा कि जनाब मैं ना किसी इस कमेटी में बैठूंगा ना मैं किसी बेंच का हिस्सा बनूंगा। एक तो उन्होंने सीधा कहा, लेकिन जो जुमले उन्होंने बाद में खत में लिखे उसमें काजी साहब को तारीख याद करवाई, उनको बताया कि जब उन्होंने ये लिखा कि हम जब इक़्तिदार में या जब हमारे पास ताकत होती है तो हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि मुल्क हमें देख रहा है, अवाम हमें देख रही है और तारीख बड़ी देर तक हमें याद रखती है। उन्होंने काजी साहब को शर्म दिलवाने की कोशिश की कि आप जो जो कुछ करके जा रहे हैं, जिस तरह आपने 63A का फैसला किया, आपने जिस तरह पार्लियामेंट के लोगों को ब्लैकमेल करने का मौका दिया, उनको उनकी खरीदो फरोख्त करने का मौका दिया, तो उस पर शर्म दिलवाएगी जस्टिस मंसूर शाह साहब की जानिब से। और उसके साथ साथ बाकी बहुत से फैसले काजी फायज ईसा साहब के जो तारीख में लिखे जाएंगे। 13 जनवरी आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के वोटर को उसके हक से रोक रहे हैं, तो वो बड़ा दूर तक पीछा करेंगे। और हम पहले से ये करते आए हैं और कराते भी आए हैं काजी साहब को याद कि ये आपको लगता है ना अगर के रिटायरमेंट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट की जान छोड़ देंगे या लोग आपकी जान छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम इसके असरात रहेंगे, क्योंकि सारे क्रेडिट आपको दे रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो साहब को सुन लें, राणा सनाउल्लाह साहब को सुन लें, उनकी भी बात करेंगे कि जो उन्होंने भांडा फोड़ा है अपना खुद ही फोड़ा और दोनों ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए फोड़ा। अब जनाब मंसूर शाह साहब की हम बात कर रहे थे, तो उनके खत में एक तो ये कि काजी फायज साहब को उन्होंने तारीख याद करवाई, दूसरा ये कि जो नए चीफ जस्टिस हैं, आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उनको भी उन्होंने इम्तिहान में डाला है। और इम्तिहान उनका यही है कि अगर जो सीनियर तरीन जज हैं अभी के मंसूर शाह साहब, वो अगर बेंचों में नहीं बैठते तो फिर मामला इनके लिए बड़ा मुश्किल है। गड़बड़ तो है याहिया अफरीदी साहब के लिए भी। और अगर याहिया अफरीदी साहब भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते तो लगता यूं ही है कि फिर वो भी 13 जनवरी के उस फैसले के बेनिफिशरी होंगे, क्योंकि उस फैसले के बाद फार्म 47 की हुकूमत आई
उसी फैसले के बाद इन लोगों ने जो है वो पार्लियामान में बैठे और वहां से आईनी तरमीम की गई। और याहिया अफरीदी साहब अगर उस पर हामी भरते हैं तो फिर इसका मतलब है कि याहिया अफरीदी साहब भी कहीं ना कहीं उस चीज़ के बेनिफिशरी हैं। उनको अपने वकला के साथ खड़ा होना चाहिए। कम अज़ कम अब जो दरखास्तें आ रही हैं इन तरमीम के खिलाफ, उसका कोई फेयर ट्रायल करें और कुछ ना कुछ इसका हल निकालें, क्योंकि जो आईनी और कानूनी माहरीन है उनके मुताबिक ये जो 63A वाले जो मामलात हैं, ये आईनी बेंच वाले, अब बार बार हर केस में यही सवाल उठता है कि ये आईनी बेंच है, आईनी बेंच का केस है, या ये सादा बेंच भी सुन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में आता है, आईनी बेंच के इख्तियार में आता है। तो उस पर जो कानूनी माहिरीन है उनका यही कहना है कि ये 6 से 7 माह से ज्यादा नहीं चलेगा और इसका सिस्टम जो है आईनी बेंच वाला, इसको चेंज करना पड़ेगा। और इस पे मिसाल भी अगर दी जाए तो वो ये है कि अगर कोई कत्ल का केस भी आया और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला सुनाती है और बाद में अगर दरखास्त गुजार ये कह दे कि जनाब आर्टिकल 10A के तहत जो है वो मुझे शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया, तो उसमें आर्टिकल आइन का आ गया। अब आइनी आर्टिकल आ गया तो फिर क्या वो भी केस जो है वो आईनी बेंच को दिया जाएगा? तो ये सरासर ड्रामेबाजी है, सब सरासर नौटंकी है कि मजीद चीजों को उलझा दिया गया। हर चीज क्या आईनी बेंच देखा जाएगा तो फिर बाकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या वहां पे गोलगप्पे बेचेगी, लच्छे बना के बेचेगी? करने क्या बैठे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितनी भी पिटीशन दायर होती हैं उनको आईनी पिटीशन लिखा जाता है। ये एक बेसिक टर्म है जिसको ये वजीर कानून अगर इस तरह के होंगे, मुस्लिम लीग नून के जिस तरह के आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं, तो फिर उनको शायद इन चीज़ों का पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ज़्यादा पिटीशन आती हैं, बल्कि तमाम पिटीशन जो आती हैं उनको आईनी पिटीशन ही कहा जाता है। अब जनाब काजी साहब के प्लान की बात करें तो कल जो है वो काजी साहब एक चीज़ और कि काजी साहब ने जब अगले चीफ जस्टिस का डिफाइन नहीं हुआ था, जब ये था कि मंसूर शाह साहब भी जो है वो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे, तब एक बड़क मारी थी कि जी कौम का 20 लाख रुपया ज़ाया होगा, मैं इशाइया नहीं लूंगा। अब कल उनको दोहराना दिया जा रहा है। अब काजी साहब जो है वो कैसे उनको वो खाना गुजर जाएगा? मसला यही है, तब टेंशन में थे, तब इनको समझ नहीं आ रही थी कि मंसूर शाह साहब का रास्ता कैसे रोका जाए, तब इन्होंने मना कर दिया। अब मना क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों जो है वो अलविदाई खाने खा के जा रहे हैं? क्या अब कौम का पैसा नहीं जाया हो रहा है या अफरीदी साहब आपको अपनी जेब में से दे रहे हैं? और वो क्यों देंगे आपको अपनी जेब में से? अब काजी साहब के प्लान की बात करें तो कल अहलिया के साथ ये स्पेन जाएंगे और उसके बाद 28 या 29 तारीख को लंदन की एक तकरीब में भी जो काजी साहब को उनके एजाज में खाना दिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो काजी साहब जनाब तुर्की जाएंगे और अपने बेटे के हमरा एक और तकरीब के अंदर शिरकत करेंगे। और ये काजी साहब का अभी फर्दर जो अगला प्लान है उसमें, लेकिन अगर ये कहा जाए कि काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जान छोड़ दी है, तो जब तक 26वीं तरमीम को ख़त्म नहीं करेंगे, काजी साहब की ना सुप्रीम कोर्ट जान छोड़ेगी ना काजी साहब सुप्रीम कोर्ट की जान छोड़ेंगे, तो ये मामला जो है ये बड़ी दूर तक ऐसे ही चलते जाएंगे। अब बात करते हैं जनाब कि याहिया अफरीदी साहब के अगर मिजाज की बात करें, उनकी हॉबीज़ की बात करें, तो वो गोल्फ के प्लेयर हैं। वो गोल्फ खेलना पसंद करते हैं, हफ्ते में कोई 2-3 बार जो है वो घुड़सवारी भी करते हैं। तो याहिया अफरीदी साहब का मिजाज जो है वो ज़्यादा वो कम गो हैं, वो लोगों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। वो कहीं जाएँ भी तो थोड़ी देर बैठते हैं, टाइम गुजारते हैं और खामोशी से वापस चले जाते हैं। और अब जो बात अगर की जाए कि याहिया अफरीदी साहब कैसे आए या काजी फैज़ ईसा साहब ने कैसे हुकूमत का साथ दिया, और हुकूमत जो ये नारे मारती थी कि हमने ये सारा कुछ जो है वो जमहूरियत के लिए किया है, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए किया है, किसी का जनाब जो है वो हमने किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी को बचाने के लिए या किसी को हटाने के लिए मामला नहीं किए। तो आज बिलावल भुट्टो साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया और उसमें वो उन्होंने ये फरमाया कि जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं उनको हटाना ज़रूरी था, क्योंकि अगर काजी फैज़ ईसा साहब ना होते तो ये इनको हटाया ना जा सकता, या ये 26वीं आईनी तरमीम करना बड़ा मुश्किल थी। तो काजी साहब को क्रेडिट दिया, मंसूर शाह साहब पे आज भी उन्होंने एतमाद का इजहार किया। फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब उन्होंने भी एक आलमी इदारे को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जस्टिस मंसूर शाह साहब का केस जो है वो पीटीआई ने खराब किया, पीटीआई उनको अपने साथ जोड़ा जिसकी वजह से उनका केस खराब हो गया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आईनी बेंच के सरबराह जो हैं वो जस्टिस मंसूर शाह साहब नहीं होंगे, जस्टिस मुनीब भी नहीं होंगे। इसका मतलब फिर साफ है कि आईनी बेंच का सरबराह भी जो है वो जस्टिस मीनुद्दीन खान साहब को बनाया जाएगा और फिर अपनी मर्जी से खेला जाएगा कि जनाब आईनी बेंच का सरबराह उनको बनाए, अपने सारे केसेस जो है वो उनके पास लगवाए जाएं। और मीनुद्दीन खान साहब का तो सबको पता कि जो काजी साहब कहते थे वो वही करते थे, वैसे सिग्नेचर करते थे और इंग्लिश में एक सवाल तक जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन आईनी बेंच के पाकिस्तान के तमाम आईनी मामला जो हैं उनकी वो तशरीह करेंगे। अब ये सारी चीजें देखें कि आप एक तरफ ये खुद कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर शाह साहब का रास्ता हमने रोका, राना सनाउल्लाह साहब बड़ा तिड़ के कह रहे हैं कि जिसने जो करना है कर ले, हुकूमत ने रोका उनका रास्ता। तो फिर वो बातें कि आइन की बालादस्ती,
फिर वो बातें कि पार्लियामान की बालादस्ती, फिर वो बातें कि जमहूरियत या स्पीडी इंसाफ, फिर वो सारा इसका मतलब है गटर में। और आपने असलियत जो है वो बता दिया कि जनाब हम इस चक्कर में पड़े थे, इस चक्कर की वजह से हमने जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की नकीरें काटी। बिलावल भुट्टो साहब के इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने मौलाना साहब के बारे में भी ये कहा कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हम चाहते थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हम सारी जमातों को जो है वो साथ मिलाएं, फोर्सफुली ये काम नहीं करना चाहते थे। तो बिलावल भुट्टो साहब आपने 16 चक्कर लगाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के, नकीरें निकल गई। आप रात को 1 बजे हैदराबाद से वापस आए इस्लामाबाद कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को मना सकें, और आप वहाँ पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तो वो सेनेटर्स जिन्होंने वोट डाले, जो बीएनपी के थे या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स जो आपके साथ राब्तों में थे, उनको किस लिए तंग किया जा रहा था, उनको किसने अगवा करवाया था? फिर ये लेगेसी भी आप भी अपने साथ लेके चलेंगे अब कि आपके होते हुए, आपके वजह से जमहूरियत पे ये सारा जो है वो शब-खुन मारा गया। फिर इसके साथ-साथ अगर बात करें कि आपने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के बगैर भी हम पूरे कर लेते। तो आज आपने यहाँ पे मौलाना साहब की तारीफ़ें की, ईवान के अंदर भी तारीफ़ें की, वहाँ पे जाके आप मुकर गए कि हमें मौलाना साहब की ज़रूरत ही नहीं थी। तो ना फिर आपके 65 वोट पूरे होते थे, ना आपके 225 वोट पूरे होते थे, अनटिल अनलेस कि आप वही ताकत का इस्तेमाल ना करते, अगवा ना करते और इस तरह के सारे मामलात जो है वो ना किए जाते। अब 26 तारीख को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जया अफरीदी साहब होंगे। वो अब आके ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, क्या इसका जो मुर्दार सुप्रीम कोर्ट के कुएं के अंदर पड़ा है उसके अंदर रहने देते हैं या इसको उठा के बाहर फेंकते हैं? ये उनके आने वाले चंद कुछ फैसलों से ही जो है उसका अंदाजा हो जाएगा कि उनका झुकाव, उनका टिल्ट जो है वो किस साइड पे है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।